इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जारी हैं। यूपी की 80 सीटों के लिए चुनावी रणनीति बीजेपी लगातार प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। बीजेपी की लखनऊ में आज अहम बैठक है। इसी के साथ आपको बता दें कि आज सीएम योगी ने इटावा को सौगात दी है। आगरा मेट्रो का भी सीएम योगी ने लोकार्पण किया है। इटावा में 500 बेड के सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का भी लोकार्पण किया गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसा है। एक्स पर लिखा, सपा के काम का बीजेपी ने उद्घाटन किया है। देखिए, अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि सपा के काम का बीजेपी ने उद्घाटन किया है। बीजेपी के पास बताने के लिए अपना काम नहीं है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए तमाम बातें लिखी हैं और आगे कहा कि इटावा में सपा की सरकार ने अस्पताल का काम शुरू किया था। बीजेपी सिर्फ उद्घाटन करने में माहिर है और बीजेपी ने 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य बनाया है। कल योगी सरकार के मंत्रिमंडल का भी विस्तार हुआ था। ओपी राजभर समेत 4 विधायकों ने ली थी मंत्री पद की शपथ और पूर्वांचल के वोटों को अपने पक्ष में करने का सियासी प्लान इस वक्त बन रहा है। समाजवादी पार्टी भी पूरी ताकत से लगी हुई है। देखिए, लोकसभा के चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में 80 सीटों का दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। इन 80 सीटों को लेकर मंथन किया जा रहा है कि आखिर प्लान क्या रहने वाला है, क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है इन 80 सीटों को जीतने के लिए। और आज बैठक भी होनी है, एक अहम बैठक आज लखनऊ में होनी है और इसी बीच सीएम ने इटावा को एक सौगात दी। इसी के साथ आगरा को मेट्रो जो है लोकार्पण आगरा में मेट्रो का किया गया है और इटावा में 500 बेड के सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का लोकार्पण हुआ है। और इसी के साथ ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। ये 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर आगरा और इटावा को जब सौगात दी गई और किस तरीके से मेट्रो का लोकार्पण जो है आगरा में किया गया और इटावा में सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का लोकार्पण किया गया, तो ये माफ कीजिएगा उद्घाटन किया गया, तो उस समय की ये तस्वीर है। और इसी के साथ अगली तस्वीर, अखिलेश यादव ने तंज कसा है और एक्स पर पोस्ट किया है कि जो काम समाजवादी पार्टी की तरफ से किए गए हैं उनका सिर्फ उद्घाटन बीजेपी की तरफ से किया जाता है। जो काम समाजवादी पार्टी करती है उसका केवल उद्घाटन करने का काम बीजेपी करती है। तो तंज कसते हुए नजर आए अखिलेश यादव, एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया। और देखिए, लोकसभा के चुनाव काफी नजदीक हैं और ऐसे में हर पार्टी जनता को रिझाने की पूरी कोशिश कर रही है। आगरा की बात कर ली जाए तो देखिए, आगरा में मेट्रो का लोकार्पण हो गया है। इटावा की बात कर ली जाए तो इटावा में सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है और वहीं जमकर सियासत भी जो है देखने को मिल रही है। अभी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर 80 सीटों का दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है और कैसे ये 80 सीटें बीजेपी जीतती है, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। तो देखिए, लोकसभा के चुनाव काफी नजदीक हैं। ऐसे में लगातार जो है सौगातें देने का काम किया जा रहा है और कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है क्योंकि यहां लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। देखिए, 80 सीटों वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जहां पर लोकसभा की 80 सीटें हैं और दिल्ली का रास्ता यहीं से तय किया जाता है। तो ऐसे में इन 80 सीटों को साधने की कोशिश हो रही है। देखिए, जिस तरीके से बात कर ली जाए, एनडीए का जो यहाँ पर अलायंस है उत्तर प्रदेश में निषाद, सुभाषपा और आरएलडी के साथ, और किस तरीके से पूर्वांचल को साधने की कोशिश भी बीजेपी की तरफ से किस तरीके से की गई है, क्योंकि आरएलडी के जरिए पूर्वांचल को साधने की कोशिश जो है की गई है। कल भी आपने देखा होगा कि कैबिनेट का विस्तार हुआ, उसमें आरएलडी के अनिल कुमार को जगह दी गई, सुभाषपा के ओपी राजभर जो है मंत्री बनाए गए और इसी के साथ बीजेपी के 2 विधायकों को भी जो है मंत्री बनाया गया। तो आरएलडी के जरिए किस तरीके से पश्चिम यूपी को साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अनिल कुमार अनुसूचित जाति वर्ग पर, जाटों पर, किसानों पर जो है अच्छा खासा जो है उनकी पकड़ वहां पर नजर आती है और पश्चिम को साधने की कोशिश जो है बीजेपी की तरफ से की जा रही है। बीजेपी ने क्लियर कट कह दिया था कि 6 सीटें, केवल 6 सीटें, लोकसभा की 6 सीटें वो अपनी सहयोगी दलों के लिए छोड़ेगी और ऐसे में
देखिए बड़े ही आसानी से जो है आपने देखा होगा कि एनडीए में सीट शेयरिंग हो गई, जो इंडिया में एक बवाल सा मचा था सीट शेयरिंग को लेकर। हालांकि अब स्थिति बिल्कुल क्लियर है, 17 सीटें ऑफर की गई कांग्रेस को और अब जो है इनके बीच में सहमति बन गई है। लेकिन वही चीज अगर एनडीए की बात कर ली जाए तो यहां पर उतनी सियासत होती हुई नजर नहीं आई और 80 सीटों का दावा कर रही है बीजेपी। अब देखना बड़ा दिलचस्प कि आखिर कैसे इन 80 सीटों को जीतती है बीजेपी। और चलिए इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देती हूँ। शमशी आजाद जी बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र सिंह सपा से प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ग्राउंड से स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, सीधा आपके पास आते हुए, राघवेंद्र देखिए लोकसभा के चुनाव है और ऐसे में किस तरीके से सौगातें देने का काम किया जा रहा है। इटावा और अगर आगरा की अगर बात कर ली जाए तो इटावा में सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का जो है आज उद्घाटन किया गया और आगरा में भी जो है आज मेट्रो को लोकार्पण उसका कर दिया गया है। निशा, चुनाव अपनी जगह है और वैसे भी आगरा हो या इटावा हो या लखनऊ हो या देवरिया हो, हम श्रावस्ती की बात करें या फिर गाजियाबाद की बात करें, पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे सुदृढ़ रहेगी, इसके लिए ये सरकार बहुत ही प्रयासरत दिखती है। तमाम वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की संकल्पना भी सरकार साकार करती हुई दिखाई देती है और सरकार का प्रयास भी है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का ढांचा इतना मजबूत किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। तो ऐसे में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि चाहे आगरा हो या इटावा हो, कन्नौज हो या लखनऊ हो, जितने हम लोगों के पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बेड की व्यवस्था है या इमरजेंसी बेड की व्यवस्था है, आईसीयू बेड की व्यवस्था है या क्रिटिकल आईसीयू बेड की व्यवस्था है, और जो हमारी जनसंख्या है उस अनुपात में जब रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही सीमित मात्रा में दिखाई देते हैं, बहुत अल्प मात्रा में दिखाई देते हैं या नाकाफ़ी होते हैं। उसी को भरपाई करने के लिए कहीं ना कहीं से ये सरकार प्रयासरत है कि जिले जिले में तहसील लेवल पे उस तरह का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए कि पूरी जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित न होना पड़े। उसी कड़ी में ये भी एक सौगात है और चूंकि लोकसभा का चुनाव नज़दीक है तो ये ऐसे समय में जो भी सौगातें मिलती हैं प्रदेशवासियों को, एक नज़र पत्रकारों की या जनता की रहती है कि चुनाव के ऐन वक्त पहले इस जिले में इतने सौ करोड़ की सौगात दी गई। जी ठीक है, चलिए इसी बीच धर्मेंद्र सिंह सपा से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी देखिए 80 का दावा कर रही बीजेपी को किस तरीके से टक्कर देगा इंडिया गठबंधन? प्रधानमंत्री जी ही सीधे लोकसभा के अंदर खड़े हो कहते हैं कि मैं अगला बजट पेश करूंगा 400 पार, इस तरह से व्यवहारिक नारे लगा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी 80 में 80 दावा करती है तो झूठ की मशीन है। और इनके मंत्री कल इन्होंने शपथ लिया, इसके पहले उनके बयान देख लीजिए। उन्होंने कहा दुनिया में कोई नंबर 1 झूठा नेता है तो मोदी है और नंबर 2 पे कोई है तो जोगी है। तो किस तरह से आरोप लगाते थे, क्या मजबूरी रही, इनके डर का ही परिणाम है कि उनको कल मंत्रिमंडल में लेना पड़ा। जो ये कहते थे कि जोगी को घंटी बजवाने के लिए भेज दूंगा, जोगी को उनकी जगह पहुंचा दूंगा, मंदिर पहुंचा दूंगा, और शपथ लेते ही किस तरह से उनका बयान भी देखा कि मैं तो मुख्यमंत्री बनना है, मैं उसकी पहली सीढ़ी चढ़ रहा हूं। तो स्वाभाविक सी बात है भारतीय जनता पार्टी की डर की बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आप मेट्रो कर रहे थे, मैं आपको बता दूं कि जब हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 2014 में सितंबर में जो है शुभारंभ 13 में उन्होंने मंजूरी दी थी और 2027 सितंबर जहां तक मुझे याद है 2014 में मेट्रो का उन्होंने शुभारंभ किया था और 5 सितंबर 2017 को वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया था। दुनिया की सबसे तेज बनने वाली मेट्रो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर चालू कर दी गई थी। उसका एक भी पैच उत्तर प्रदेश की इस सरकार ने, जो कि अब दूसरा कार्यकाल उसका चल रहा है, उसका भी 1 साल से अधिक हो गया है, नहीं कर पाए। मैं आपको बताऊं उसी समय डीपीआर आगरा का, कानपुर का, गाजियाबाद का डीपीआर बना था। 6 साल लग गए उनको आगरा में आज पहुंच करके उसका उद्घाटन शुभारंभ जो भी है करने में। चुनाव के दौरान गोरखपुर को वादा किया था कि मैं मेट्रो दूंगा, आज उसकी बात नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के जबान से एक बात भी नहीं निकल रहा। गोरखपुर ने प्रचंड बहुमत से उनको जिताया, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, उनका सहयोग किया और मेट्रो को वादा करके भूल गए। अपने शहर की हालत है, गोरखपुर के बरसात में क्या हालत होती है आपसे छिपा नहीं। जहां तक अभी स्वास्थ्य व्यवस्था की बात हो रही थी,
स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली का आलम यह है। मैं और आंकड़ों को नहीं जा, रोज आप अखबारों में देख ही रहे किस तरह से लाश साइकिल पे ढोना पड़ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। स्वास्थ्य मंत्री जी केवल हवा हवाई दौड़ा करते हैं। केवल आयुष्मान योजना जो 2018 में इन्होंने शुरू की थी कार्ड, अभी तक सिर्फ 32% लोगों के बने हैं। इससे ज्यादा मैं आपको और इसकी बदहाली की क्या स्थिति बताऊं। कौन सा नया एम्स इन्होंने जिसका जमीन लेकर के और उद्घाटन करके उसका शुभारंभ करा दिया। कौन से नए कॉलेज जहां पे इलाज शुरू हो गया, और प्रॉपर आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, जहां ये बता सके कि नहीं रेफर सिस्टम से आगे बढ़ के हमने इलाज शुरू कर दिया है। और प्रॉपर लखनऊ मेडिकल कॉलेज, केजीएमसी, लोहिया, पीजीआई की तर्ज पर या एम्स के तर्ज पर वहां प्रॉपर इलाज हो रहा है, मरीजों का विश्वास बना हो। शायद इनके पास बताने के लिए सबसे बुरी स्थिति स्वास्थ्य और शिक्षा की है। सड़कों की स्थिति आपने देखा ही, तो जनता देख रही, नारे लगाना अलग बात है सी, लेकिन युवा की स्थिति देख लीजिए कि बेरोजगारी का आलम क्या है। नौजवानों को नौकरियां नहीं मिलती, बड़े मुश्किल से कोई भर्ती का विज्ञापन निकल गया जिसमें लाखों युवा फार्म भरते हैं, तो सरकार उसका केवल पैसा जमा करके और किसी भी नौकरी को फाइनल नहीं होने दे रही। 2017 से निशा जी 1 दर्जन से अधिक परीक्षाएं ऐसी हो चुकी हैं जिनके या तो पर्चा लीक करा दिए गए, लीक हो गए, या आज तक उनका नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा सका है। दूसरी बात, इन्होंने किसानों की बात की थी। किसानों की स्थिति यह है कि किसान की आय दोगुनी करने की बात इन्होंने किया था। किसान किस बदहाली में जी रहा है विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का, ये किसी से छुपा नहीं। तो चाहे गरीब हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे छात्र हो, सब परेशान है और सबने मन बनाया हुआ है। क्योंकि देखिए झूठ का कारोबार ज्यादा दिन नहीं चलता, और 4 चुनाव ये झूठ पर जीत चुके हैं। तो 2027 में जनता मन बना करके बैठी है कि इनके फर्जी थोथे वादे, झूठे भाषणों को सुनते रहेंगे, और 2024 में जब मत का समय आएगा तो इनको इस तरह खदेड़ेंगे कि इनको एहसास भी नहीं होगा कि ये कहां पहुंच गए। ठीक है शमशी जी, ये तो कह रहे हैं कि जनता पूरी तरीके से मन बनाकर बैठी है कि किस तरीके से आपको मुंह तोड़ जवाब देना है, लेकिन बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट है, 80 सीटों को लेकर इतनी कॉन्फिडेंट है। इस कॉन्फिडेंस के पीछे का कारण क्या है जो इतनी कॉन्फिडेंट के साथ बीजेपी बार बार कहती है कि हम 80 की 80 सीटों को जीतने जा रहे हैं। शमशी जी नमस्कार निशा जी, आपको, बड़े भाई हमारे पत्रकार और चर्चा में भाग ले रहे हमारे बड़े भाई धर्मेंद्र जी को और आपके चैनल के सभी दर्शकों को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विश्वास, भारतीय जनता पार्टी का मनोबल जो बढ़ा हुआ है, तो हमने ग्राउंड पर जाकर काम किया है। इनको जनता क्या जवाब देगी, इनके नेता तो खुद ही इनको छोड़ के भाग रहे हैं। जिस तरीके से अभी राज्यसभा में आपने देखा कि किस तरीके से क्रॉस वोटिंग करके जिनको इन्होंने प्रत्याशी बनाया था, जिनको जितवाया था, जिसके पीछे दौलत खर्चा की थी, बेईमानियां कराई थी, लाठी डंडे चलवाए थे, गोलियां चलवाए थे, सब चलवाए थे, उसके बाद भी जब वो जीत कर आते हैं तो उनको लगता है कि हम गलत पार्टी में आ गए हैं। उनको लगता है कि हमारी विचारधारा के खिलाफ, उनको लगता है कि राम जी का दर्शन करने से पार्टी रोक रही है, अयोध्या जाने से रोक रही है, तो ये पार्टी हमें भविष्य में कुछ करने नहीं देगी। तब उन्होंने विधानसभा में जय श्री राम के नारे लगाए और मुख्य सचेतक मनोज पांडे जैसे बड़े नेता, अभय सिंह जैसे बड़े नेता जो उनकी पार्टी की रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे, उन लोगों ने भी समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ा। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को खुद मंथन करना चाहिए कि हमारे अंदर जो आरोप लगाया जाता है कि हम अहंकारवादी, हम घमंड में चूर हैं, तो क्या ये हकीकत है? उनको अपने त्याग पत्र से इस्तीफा दे देना चाहिए था। राजनीतिक धर्म यही कहती है। इसी वजह से उनका परिवारवाद का आरोप लगता है कि हमेशा जब भी हम बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे हम बनेंगे, प्रधानमंत्री का चेहरा बनेंगे हम बनेंगे, उत्तर प्रदेश में अगर टिकट बंटवारे की बात होगी तो हम बनेंगे, स्टार प्रचारक हम बनेंगे। आप बताइए, आपके चैनल के माध्यम से मैं आप ही से सवाल कर रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी ने 35 सीटों का ऐलान किया, क्या एक मीटिंग भी की? क्या एक भी कार्यकर्ता से पूछा? क्या किसी पार्टी के अपनी कोर कमेटी की बैठक की? कहीं पर कुछ भी नहीं किया। जिसने पैसा दिया उसको उठाकर समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया। जिसने अपना आपराधिक रिकॉर्ड दिखाया कि भाई हमारे पर 20 मुकदमा है, हमने 7 मर्डर किया, हमने 3 बलात्कार किया, हमने इतनी जमीनें, और समाजवादी पार्टी ने उसको टिकट दे दिया। अभी आपने देखा कि गुड्डू जमानी जैसा आदमी जो वहां का दुदान आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है, करोड़ों रुपए की उसके पास अवैध संपत्ति है, उसको भी समाजवादी पार्टी ने अपने सिरे से लगाया। और सुनने में ये आ रहा है कि उसको भी जो है मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से उसको मुसलमानों को रिझाने के लिए, अल्पसंख्यक समाज को भरगड़ाने के लिए, भ्रमित करने के लिए एमएलसी बनाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें समाजवादी पार्टी की करनी और कसनी जो है वो जनता के सामने आ चुकी है। जनता लगातार जवाब दे रही है, मगर घमंड में चूर, अहंकार में चूर अखिलेश यादव को समझ नहीं आ रहा है कि हम अगर हार रहे हैं तो इसकी वजह क्या है। एक तरफ वो भारतीय जनता पार्टी है कि अगर पार्षद का भी टिकट देती है तो कम से कम जमीन पर जाकर सर्वे कराकर वहां के कार्यकर्ताओं से, वहां की कमेटी से, बूथ अध्यक्ष से, पन्ना प्रमुख से, मंडल अध्यक्ष से, वार्ड अध्यक्ष से, नगर अध्यक्ष से
पूरी बैठक करके तब उसके बाद निष्कर्ष निकलता है, तब उसके बाद नाम सामने आता है और उसके बाद भी एक नाम में 3-3 नाम पैनल में भेजे जाते हैं, उसके बाद ऊपर से स्वीकृत की जाती है। तब वो प्रत्याशी जब चुनकर आता है, तब वो जब प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कमल का निशान लेकर आता है, तो कार्यकर्ता उत्साहित होते हैं, उसको जिताने में लग जाते हैं और फिर उसके बाद जनता भी कहती है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने इनको अपना प्रत्याशी बनाया तो यकीनन हमारे लिए कारगर होंगे, यकीनन हमारे दुख दर्द में काम आएंगे, हमारे शहर को विकास की तरफ ले जाएंगे। आज इनके सीने पे छाल सांप लौट रहा है। अभी तक जब तक आगरा के मेट्रो का उद्घाटन नहीं किया गया था, एक जगह पे बता दें कि अखिलेश यादव या इनके जैसे झूठे प्रवक्ताओं ने कहीं पर कहा हो कि हमने जो है वहां पर बुनियाद रखी, हमने जो उसका उद्घाटन किया था, हमने शिलान्यास किया था, यही लखनऊ में किया था और यही वहां पर भी किया है कि जैसे ही उद्घाटन हुआ, जैसे ही लोगों ने मेट्रो में यात्रा करना चालू किया, जैसे ही वहां योगी जी मोदी जी के नारे लगे, वैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं में व्हाट्सएप पे फटाफट आ गया मैसेज कि देखिए आप लोगों को यही कहना कि अखिलेश यादव ने इसको बुनियाद रखी थी और भारतीय जनता पार्टी उसका उद्घाटन कर रही है। अरे हम कम से कम कुछ कर तो रहे हैं, हम जनता के बीच में हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात अगर आप करिएगा तो यही वो मौसम हुआ करता था कि लोग जो है इतनी मौतें हुआ करती थी गंदगी की वजह से, बीमारियों की वजह से कि त्राही त्राही प्रदेश में मची रहती थी। लेकिन आज कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप देख लिए, कहीं हॉस्पिटल का सर्वे करा लिए या कहीं पर भी जाकर देखिए, आपको लंबी लंबी लाइनें नहीं मिलेगी, लंबी कतारें नहीं मिलेगी, क्योंकि उनको जो है जागृत किया गया है। शहर में सफाई बरती गई है, वैक्सीनेशन लगातार हो रहे हैं, हॉस्पिटल में जो है बेड बढ़ाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है अगर कोई इमरजेंसी में मरीज जाता है तो उसको कहीं ना कहीं एडमिट कराया जाता है। और सरकार का ये खास निर्देश है कि अगर आपके यहाँ हॉस्पिटल में जगह नहीं है तो आप उसको किसी प्राइवेट संस्थान में एडमिट कराइए और आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसका इलाज कराइए। ये लोगों को शर्म भी नहीं आती। जनता के बीच में अगर ये मुद्दा लेके जाते तो कम से कम जनता इनके साथ खड़ी रहती, लेकिन ये जनता से मुंह चुराते हैं और सोशल मीडिया पर बैठकर, चैनल पर बैठकर। शमशी जी चलिए ठीक है, वापस आपके पास लौटूंगी। धर्मेंद्र सिंह जी, आपसे रिएक्शन इनके जो इन्होंने कहा है उस पर आपका रिएक्शन मैं जरूर लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं ग्राउंड का रुख करूंगी। राघवेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राघवेंद्र, वही बात कर ली जाए आरएलडी को लेकर, अगर बात कर ली जाए, क्योंकि ये अभी ताजा झटका जो है, अभी ताजा ही झटका लगा है, कितना बड़ा झटका इसे समझें? सपा अभी तक जिस तरीके से सपा लगातार कह रही थी कि आरएलडी हमारे साथ है, हमारे साथ, उसका एकदम एनडीए में जाना सपा के लिए कितना बड़ा झटका, कितनी बड़ी चुनौती? निशा, अगर हम पश्चिमी यूपी के लोकसभा सीटों की बात करें तो वहाँ जो एक जाट लैंड है और किसान बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता है, और वहाँ के गन्ना किसानों का मूल्य भुगतान एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। अगर इन 3 समीकरणों पर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जब से गठबंधन का हिस्सा आरएलडी बनी है, समाजवादी पार्टी के लिए एक शॉकिंग भी है और उसकी भरपाई करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती अखिलेश यादव जी के लिए है, क्योंकि वो पश्चिमी सीटों पे कहीं न कहीं से वो आरएलडी पे निर्भर थे कि आरएलडी के सहयोग से वहाँ पे हम कुछ सीटें निकालने में कामयाब हो जाएंगे, और पूर्वांचल में वो सुभाषपा के माध्यम से भी कुछ सीटों पे अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे कि वहाँ भी हमको सफलता मिलेगी। तो ये जो 2 झटके लगे हैं, पश्चिम में आरएलडी और पूरब में पूर्वांचल के एरिया में सुभाषपा, ये समाजवादी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव में काफ़ी घातक या ये कहा जाए कि नुकसानदायक साबित हो सकती है। क्योंकि आज जाट लैंड की बात कर ली जाए, किसान की बात कर ली जाए, और वैसे भी किसान सम्मानित पाकर या गन्ना भुगतान का दावा जिस तरह सरकार करती है कि पिछले 10 सालों में जितना भुगतान नहीं हुआ था उतना हमने 7 सालों में किए हैं, तो किसानों को भी अपने पक्ष में करना, आरएलडी को मिलाना, ये भारतीय जनता पार्टी की काफ़ी समझदारी भरा निर्णय दिखाई देता है लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए। तो जो आरएलडी अब भाजपा के साथ है, एनडीए का हिस्सा है, अब समाजवादी पार्टी उस कमी को कैसे पूरा करेगी, अभी उस पर कुछ उस तरह की स्ट्रेटजी दिखाई नहीं दे रही है कि जमीनी धरातल पे अखिलेश यादव कुछ वैसा करते हुए दिख रहे हों जिससे उस कमी को पार कर पाए, और इसका खामियाजा हो सकता है कि चुनाव में उनको उठाना भी पड़ जाए। ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी, आरएलडी की कमी को कैसे पूरा करेगी सपा? इसी के साथ अभी शमशी जी को आपने सुना, उन पर भी एक रिएक्शन। देखिए, शमशी जी से मैंने कुछ सवाल किया था, भारतीय जनता पार्टी के साथी ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, चूंकि काम नहीं किया। हाँ, काम जो कह रहे हैं, हम बहुत काम कर रहे हैं। अब सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, ये बात ठीक नहीं है सर। ये राजनीतिक दल के एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के रूप बैठे, अपना आचरण इनका देखिए। निशा जी, हमारी बात पूरी हो जाने दे, मैं बीच में नहीं बोल रहा शमशी जी।
बहुत कहा कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा काम करती है। हाँ, काम करती है। डर का आलम यह है कि बिहार में नीतीश कुमार जिसके लिए दरवाजे बंद थे उनको तोड़ रहे। उत्तर प्रदेश के अंदर जिसने इनके बड़े नेताओं को पानी पी पी करके क्या नहीं कहा, जिसको घर बैठाने के आप मैं उस तरह की बातें जो उन्होंने बोला है मंचों पे, मैंने एक दो बात अभी पहले बताया, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। और कितना गंदा बोला है, उसको ससम्मान योगी जी डर बस कल जो है शपथ दिलाते हैं मंत्री की। रही बात जो चौधरी चरण सिंह जी की विरासत खत्म करने जा रहे थे, उनके साथ चरण पर्चे जो भी किया उनको क्या दे करके कैसे दे करके ले गए। हमारा कहना ठीक है, एकदम साफ है कि जो भी लोग हमारे साथ गठबंधन चुनाव लड़े और जनता ने बड़ी आशा अपेक्षा के साथ उनकी हैसियत को जो बढ़ाया, जो शून्य से उनको संख्या दी, वो इसलिए दी कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से जनता तरस आ गई थी। जो राज्यसभा के अगर चुनाव की अगर बात कर ली जाए, जो आपके विधायक यहाँ पर गए थे, उन्हें तो साफ वो कहते हैं कि कोई ईडी का कोई डर नहीं था, वो तो अपने उस साइड, अगर ये लालच दे रहे हैं तो आप लोग भी तो लालच ले रहे हैं ना। नहीं निशा जी, अगर ये लोग एक तरह से लालच दे रहे हैं तो लालच में ही तो आ रहे हैं ना ये लोग भी, जो आपके लोग जा रहे हैं। निशा जी देखिए, आप ये पूरे देश के अंदर ट्रेंड देख लीजिए। हाँ। ये हिमाचल के अंदर किस तरह से तोड़ के राज्यसभा में तोड़फोड़ करते हैं और वहां क्या हुआ। हाँ। किस तरह से इन्होंने बिहार में किया, किस तरह महाराष्ट्र में किया, कांग्रेस के एक साथी को तुरंत रातों रात राज्यसभा। एकता की कमी तो आप लोगों में भी है धर्मेंद्र जी, एकता की कमी तो आप लोगों में भी, आप क्यों नहीं दिखाते अपनी एकता। हाँ नहीं, हम बता रहे निशा जी, जो लोग हमारे साथ के लोग छूट के तोड़ करके गए हैं, जिस तरह से एक मुख्य सचेतक जी का ये नाम ले रहे थे, उनको कितना सम्मान पार्टी ने दिया, 3 बार से लगातार विधायक है। लेकिन अगर वो मुख्य सचेतक जी चेतक की स्पीड से चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ, उसके पीछे क्या पैकेज कैसे समय आने पता चलेगा, तो उनको जनता उसी हिसाब से वहां की देख के बैठी है, उसी स्पीड से उनको पुनः उनके घर पहुंचाएगी। वो विषय नहीं जिसको जहां जाना था गया। हम जनता के साथ मजबूती से खड़े हैं और जनता इनको जवाब देने के लिए तैयार है। न स्वास्थ्य पर इनके पास जवाब है, ना देखिए सुभाषपा का भी बात करें, सुभाषपा क्या स्थिति हुई उसके बाद घोसी में सुभाषपा के जाने के बाद जो उनकी सबसे प्रतिष्ठाजनक सीट थी, जिस पर बहुत तेज दोनों बड़े नेता लग के कि हमारी घर की मुझको वोट दे रहे हैं, जा करके ओम प्रकाश राजभर जी प्रचार कर रहे थे, किस तरह घोषित जनता ने उनको जवाब दिया। ये ट्रेंड है। पूर्वांचल में क्या होगा और पश्चिम में भी आप वक्त आने दीजिए, आप देख लीजिए जिस तरह से किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी व्यवहार कर रही है। दिल्ली के अंदर उनकी मांगों के साथ आपको रोकने समय मुझे इतनी ही इजाजत देता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी, शमशी जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और वहीं राघवेंद्र बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी के लिए।